हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। देखो तो पहले तो काफी दिन से इस चैनल के ऊपर लेक्चर नहीं आया है, ठीक है। तो वो क्या है कि मैं जोधपुर रहता हूँ अभी, है ना, जोधपुर राजस्थान। तो जोधपुर के अंदर अभी काफी ज्यादा बारिश थी, बाढ़ तक के हालात थे, ठीक है। अभी सब कुछ चीजें कंट्रोल में है, मौसम भी थोड़ा थोड़ा सा ठीक हो गया है। तो बहुत सारा पानी पानी हर जगह भर गया था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ठीक है, काफी इशूज थे। तो उसकी वजह से मैं जो लेक्चर्स है वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था और ना उनको जैसे कि अपलोड कर पा रहा था, ठीक है। तो अब सब कुछ ठीक है, तो अब लेक्चर जो है वो कंटिन्यू आते रहेंगे। ट्राई रहेगी कि अपकमिंग जो वीक आ रहा है, जो अपकमिंग जो हॉलीडेज आ रहे हैं, तुम्हारा जो फ्राइडे आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, इन 2-3 दिनों के अंदर जो अपना बैक रह गया है, 2-3 लेक्चर जो पेंडिंग हो गए हैं वो अपने कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर अपने शुरू करने जा रहे हैं, वेक्टर शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट, ये दोनों चैप्टर जो है वो काफी छोटे छोटे हैं, ठीक है। दोनों चैप्टर को अपने एक ही लेक्चर में पूरा करने की ट्राई करेंगे। एक लेक्चर में पूरा नहीं होता है तो इस लेक्चर में अपने पढ़ लेंगे वेक्टर्स, और जो अगला लेक्चर आएगा अपने पास उसमें पढ़ लेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। तो चलो देखते हैं, पहले इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके जो क्वेश्चन होंगे अपने पास वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर्स, ठीक है। देखो, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, जो फिजिक्स के अंदर आप मेजरमेंट करते हो, वो दो तरीके की होती है। कौन सी वेक्टर और स्केलर। जो आपके पास स्केलर है, जो है उसको आप अदिश कहते हो। अदिश आपको इसके नाम से पता चल रहा है, इसके पास क्या नहीं है, दिशा नहीं है। तो स्केलर कौन सा होता है, वो होता है जिसके पास दिशा नहीं होती, सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। दूसरा आता है वेक्टर, इसका क्या है, ये क्या है, सदिश है। सदिश का मतलब क्या है, जिसके पास क्या हो, दिशा हो, विद दिशा, ठीक है। और तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की आवश्यकता होगी, जबकि स्केलर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी आवश्यकता होगी, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगी। इसके बाद आता है एग्जांपल। तो स्केलर के एग्जांपल आप देख सकते हो, टाइम हो गया, मास हो गया, ठीक है। और चाल को आप क्या कहोगे, स्पीड, तो स्पीड हो गया, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा वेग आ जाएगा। और इसके अलावा अपने पास इसमें डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब दूरी। इसमें वेग आ जाएगा, इसमें विस्थापन आ जाएगा। वेग मतलब वेलोसिटी, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, ओके। और इसके अलावा क्या आ जाएगा, आप कह सकते हो एक्सीलरेशन आ जाएगा, एटसेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अपने आता है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर जो है, इसके ऊपर कंप्लीट बात होगी। अब आते रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको कैसे लिखोगे, चाहे तो आप इसको एज ए वेक्टर लिख दो ऐसे, या क्या कर दो, इसको डायरेक्ट के रूप में लिख दो। कुछ कुछ बुक के अंदर इसको डायरेक्ट सिंबल के रूप में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपके किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। ग्राफिकल रूप के अंदर कैसे लिखा जाएगा, इसको देख लो, ग्राफिकल वाले में देख लो थोड़ा सा। जैसे कि ये अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है और अपने पास इस जगह आपका वेक्टर है, ठीक है। ये मान लो थीटा डिग्री पे इस साइड है, ये कौन सी होगी, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ से थीटा डिग्री पे हो गया ना, थीटा डिग्री वेस्ट, आप ये कह सकते हो, ठीक है। नॉर्थ से थीटा डिग्री वेस्ट के ऊपर आपका वेक्टर हो गया, इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं। इसके बाद अपने पास जो चीज आती है वो होती है वेक्टर किस किस टाइप के होते हैं। देखो, पैरेलल, एक आता है पैरेलल, समानांतर सदिश, पैरेलल वेक्टर्स, समानांतर सदिश। ये कौन से होंगे, जो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में होंगे। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है। ये आते हैं पैरेलल। इसके बाद आता है एंटी पैरेलल, मतलब प्रति समानांतर। इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, हिंदी में आप खुद लिख लेंगे, है ना। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल कौन से होंगे, जिनकी दिशा क्या होगी, बिल्कुल विपरीत होगी। इनका साइज कितना है, मापांक कितना है, मैटर नहीं करता। इसके बाद आता है इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर या फिर कह दो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। ये क्या है, दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, और दोनों की जो लंबाई है, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखो, मान लो ये है, तो इसकी लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होगी वो किसको बताएगी, इसके मैग्नीट्यूड को, इसको मैग्नीट्यूड को। और जो तीर है, जो तीर है वो किसको बताएगा, इसकी डायरेक्शन को, ओके। इसके बाद आता है नेगेटिव है वेक्टर। नेगेटिव का अर्थ क्या है, प्लस ए को माइनस ए कर दिया, मतलब ठीक विपरीत दिशा में ले जाना। तो अगर ये क्या है, आपके पास ए है, तो माइनस ए क्या होगा, ठीक विपरीत आ जाएगा, पर उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम का सेम ही रहेगा, ये आप ध्यान रखो, ठीक है। मापांक जो है उसका सेम का सेम रहेगा। इसके बाद आता है वेक्टर शिफ्टिंग। वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है। वेक्टर शिफ्टिंग क्या है, देखो, वेक्टर शिफ्टिंग क्या है, मान लो ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहां पर आपके पास ए वेक्टर है,
कितने कोण पे है, थीटा कोण पे है। तो इसको आप इसकी जगह यहां भी लिख सकते हो, समझ रहे हो ना। ये देखो इससे कोण तो क्या रहा, सेम रहा, तो इसको आप यहां भी शिफ्ट कर सकते हो। बस बात ये है कि इसका जितना मैग्नीट्यूड यहां था उतने का उतना क्या रहेगा, यहां रहेगा। ओके, इसके बाद आपके पास आता है वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो जो छोटा वाला वेक्टर एंगल होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो जैसे कि दो वेक्टर आपके पास, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो यहां दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। जो छोटा वाला एंगल होगा ना, इसे क्या कहा जाएगा, वेक्टर के बीच एंगल कहा जाएगा। ठीक है, अब अपने पास आते हैं लॉ ऑफ एडिशन। क्या आते हैं, लॉ ऑफ एडिशन, योज्यता के नियम। ठीक है, जो सदिश आपके उनके लिए क्या लगते हैं, योज्यता के नियम लगते हैं। तो इस नया टॉपिक क्या है अपने पास, योज्यता का नियम। योज्यता का नियम क्या कहता है, योज्यता का नियम कहता है कि मान लो आपके पास कोई ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है, ऐसा कोई भी हो सकता है। अगर दो सदिश इस तरीके से है कि ए इधर जा रहा है, ए इसका, इसकी जो सिर है, इसका जो हेड है वो दूसरे की टेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरे का जो हेड है वो तीसरे के पास जा रहा है ना, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब तीसरा जो है ना, इसका हेड आकर के इसके हेड से टकरा रहा है। देखो ये ऐसे गया, इसने इसको दिशा दी, फिर इससे आगे ये ऐसे गया, पर जो तीसरा है वो इससे टकरा गया, तो ये मान लो सी वेक्टर है। तो यहां क्या होगा, जो तीसरा जो है उसका योग क्या होगा, इन दो के बराबर होगा। तो तीसरा जो है उसका वो किसके बराबर होगा, बाकी दो दिशाओं के योग के बराबर होगा, बाकी दो वेक्टर्स के योग के इक्वल होगा। आपको बात समझ में आ गई होगी, ए प्लस बी बराबर क्या होगा, सी होगा। इसे कहते हैं ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन। क्या कहते हैं, ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन। हिंदी में बोलूं तो त्रिभुज का योज्यता का नियम, त्रिभुज योज्यता का नियम। ठीक है ना, दोनों के लिए बेनिफिट हो जाएगा, हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के, इसलिए मैं लिखवा इंग्लिश में रहा हूं और साथ साथ में हिंदी भी उसके बता देता हूं, तो आप हिंदी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इस ये हो गया लॉ ऑफ एडिशन ट्राइंगल के रूप में। अब यहां पे क्या आ जाएगा, एक पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के रूप में, लॉ ऑफ एडिशन पॉलीगॉन के रूप में। तो ये हो जाएगा पॉलीगॉन, लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। तो ये देखो क्या हो जाएगा अपने पास, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। देखो ये क्या रहेगा अपने पास, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन क्या है, मान लो आपके पास ट्राइंगल नहीं है, एक बहुभुज है। ठीक है, जैसे कि ये इधर गया ए वेक्टर के रूप में, ये और आगे गया बी वेक्टर के रूप में, ये और आगे आ गया सी वेक्टर के रूप में, ये इधर आ गया डी वेक्टर के रूप में, और ये यहां से यहां जा रहा है किसके रूप में, मान लो पी वेक्टर के रूप में। ठीक है, तो ये देखो वही बात, इसका जो हेड था इसके टेल से, 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 और इसका हेड इसके हेड से। तो ये क्या आ रहा है, विषम दिशा से आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये आया कैसे, ये ट्राइंगल रूल को ही यूज करके आए, पर अपने को ये समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने कंपटीशन एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो अपने को उसी तरीके से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, काफी इजी चैप्टर है ये, पर सिलेबस में है तो करना अपने को जरूरी है। इसके बाद देखो, उसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज का एक नियम आता है, पैरेललोग्राम ऑफ, पैरेललोग्राम एडिशन रूल। एडिशन रूल मैंने जब ये चैनल बनाया था तब मैंने एक चीज कंसीडर करी थी कि मैं हर चीज को लेकर के लोअर लाऊंगा। ठीक है ना, बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करूंगा, कोई भी चीज छुपाने की ट्राई नहीं करूंगा कि ये पॉइंट ऐसे रहा, ये पॉइंट ऐसा रहा। क्योंकि जब आप सच बोलते हो और ईमानदार रहते हो तो आपको कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे चीजें हैं मैं वैसे की वैसे बता देता हूं, मुझे उसके अंदर बिल्कुल भी सोच संकोच करने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल भी उसके बारे में परेशान होने की, सेम करने की जरूरत नहीं है। देखो ये अपने पास क्या है, एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये इसका क्या है, विकिरण है। क्या है, विकिरण है, और ये विकिरण कितना है, सी वेक्टर है। ठीक है, ये यहां तक आ जाएगा, बी यहां तक है, सी वेक्टर है। तो जो सी वेक्टर होगा ना वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये आया कैसे, इस बी को यहां शिफ्ट कर सकते हो आप, यहां शिफ्ट कर लोगे ना, सेम ही है, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वो सेम की सेम बात है। उसके बाद आता है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या आता है, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर परिणामी सदिश। क्या आता है, परिणामी सदिश। मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, और दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा है। तो जो आपका परिणामी सदिश होगा, जो आपका परिणामी सदिश होगा ये कितना आएगा, देखो परिणामी सदिश आपके पास जो आर वेक्टर होगा
उसको आप कैसे लिखोगे? सिंपल सी बात है, दोनों के वेक्टर एडिशन के रूप में लिखोगे। और अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो कैसे लिखोगे? मैग्नीट्यूड के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, जहां पे थीटा जो था वो क्या था? दोनों के बीच का एंगल था। ओके, इसके बाद देखो आप, इसमें अलग अलग केस हैं डिफरेंट सारे, जिनका कोई ज्यादा सेंस है नहीं। थीटा इजिकल टू 0 डिग्री हो सकता है, थीटा इजिकल टू 180 डिग्री हो सकता है, थीटा इजिकल टू 90 डिग्री हो सकता है। तो 0 होगा तो ये कितना हो गया? कोस थीटा कोस 0 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया a प्लस बी। इसमें क्या आएगा? माइनस, तो a माइनस बी, तो ये आर का मैग्नीट्यूड जो आपके पास ये कितना आ जाएगा? a माइनस का b। यहां पे क्या है? थीटा 90, तो कोस 90 0, तो ये बच गया आर का मैग्नीट्यूड आपके पास रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपली। ठीक है, अब आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर, बाय ए स्केलर टू द वेक्टर, टू द वेक्टर। आपके पास मान लो कोई भी वेक्टर है, ठीक है, जैसे कि मान लो ए वेक्टर आपके पास इतना है। ओके, इसको आपने किसी स्केलर से गुणा कर दिया, मान लो 2 इंटू ए वेक्टर कर दिया, तो क्या होगा? इसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी क्योंकि माइनस तो है ही नहीं, इसका बस मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, 2 से गुना किया है तो। ओके, इसी तरीके से 3 से गुना करते तो 3 गुना हो जाता, बस इतनी सी बात है। अब ये बात की बात ये भी है, अगर नेगेटिव से करते तो मान लो -1 से गुना कर दिया तो ये कितना होता? माइनस ए वेक्टर इतना हो जाता। -2 वेक्टर से करते तो -2 से करते तो ये माइनस का 2a वेक्टर हो जाता। ठीक है, ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर टू द वेक्टर। एक अदिश का गुणा कर दिया किससे? सदिश से। तो सदिश का अदिश गुणन, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो। बाकी इसमें कुछ है नहीं, सब्ट्रैक्शन करना सिंपल सी बात है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर होता है ऐसा जीरो वेक्टर जो होगा आपके पास, देखो जीरो वेक्टर या शून्य सदिश, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड कितना होगा? 0 होगा। और आएगा कैसे? वेक्टर को उसी के अपोजिट वेक्टर के साथ जोड़ दो। सुने, हम आपको मेरी बात सुनी ना, वेक्टर को उसी के अपोजिट वेक्टर से, मतलब a को -1 के साथ जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? जीरो वेक्टर आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है? यूनिट वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। यूनिट वेक्टर इकाई सदिश। देखो कोई भी वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, इसका यूनिट जो वेक्टर होगा वो कैसे डिफाइन होगा? ये वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए कैप कैसे डिफाइन होगा? ए वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से। यूनिट वेक्टर जो है वो क्या काम आएगा? डायरेक्शन बताने की, डायरेक्शन बताने की। इंग्लिश में लिखो तो टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन, टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ओके, आगे चलो। अब यूनिट वेक्टर के एग्जांपल भी देख लो, है ना। अपने पास जैसे एक्सेस है, ये आई एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। 3 एक्सेस है तो तीनों के लिए क्या हो जाएंगे? यूनिट वेक्टर हो जाएंगे। एक्स के लिए आई कैप, जे के लिए, वाई के लिए जे कैप और जेड के लिए के कैप। 3 क्या हो गए? यूनिट वेक्टर हो गए। इनके बहुत सारे रूल हैं, डॉट प्रोडक्ट के, क्रॉस प्रोडक्ट के, वो अपने पास जब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब उस टाइम देख लेंगे। ठीक है, अब एक चीज ये आती है, मान लो किसी जो आपके पास वेक्टर है ना, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये क्या है? यहाँ पे जेड दिशा में यूनिट और वाई दिशा में यूनिट वेक्टर और ये एक्स दिशा में यूनिट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे करोगे? मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा। अब देखो तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो, मान लो आपके पास ये वेक्टर है कुछ इस तरीके से, और 2i प्लस 3j, 2 दूने 4, 3 3 9, 9 और 4 13 और 3 चाहिए, 3 तो आ नहीं सकता, तो और कितने लेके आए? और कुछ होगा ही नहीं, तो चलो 1 लिख दो इसको। ठीक है, 1 के कैप है। अब आपको क्या निकालना है? इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा वेक्टर डायरेक्टली, है ना, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 2i प्लस 3j प्लस के डिवाइड बाय 9 और 4 13 1 14, तो रूट कितने आ गए? 14। ओके, इसके बाद देखो, इसके बाद अपने पास आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी 3D के अंदर, तो उसके बाद अपने पास आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम।
निर्देशांक ज्यामिति लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। देखो सबसे पहले क्या आता है, एक्स वाई जेड, जो मैंने आपको थोड़ा समझा ही दिया। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है, ये जेड है, और इनके यूनिट वेक्टर, ये आई कैप है, इसका जे कैप है और इसका के कैप है। कोई भी इसके अंदर मान लो वेक्टर लिखा जाएगा, मान लो आर वेक्टर है तो वो कैसे लिखा जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। अगर आर कैप लिखना है, सिर्फ डायरेक्शन लिखनी है, तो वो क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये क्या हो गया इस डायरेक्शन के अंदर, यूनिट हो गया क्या, यूनिट ये वाला हो गया, नहीं हुआ। यूनिट कैसे होगा, एक्स वाई जेड लगाओ डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से लिखो, ठीक है। इसी तरीके से अपने पास इसके यूनिट वेक्टर हो गए, बताने की जरूरत नहीं आई जे के। इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या फिर कार्तीय निर्देशांक, क्या बोलते हैं, कार्तीय निर्देशांक बोलते हैं। इसके बाद अपने पास 2 नंबर पे जो आता है वो आता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे आप हिंदी में क्या बोलोगे, गोलीय निर्देशांक, गोलीय निर्देशांक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपके पास चीजें कैसे होती है, एक गोले के रूप में काम करते हो आप, ठीक है। एक गोले के रूप में काम करते हो तो वहां पे आपके पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, आर, थीटा और फाई। इनके यूनिट वेक्टर क्या हो जाएंगे, आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप, ठीक है। जो आपका इसमें बस अभी इतना ही जान लो, इतने कुछ होते हैं, ठीक है। गोले के कोऑर्डिनेट के रूप में काम करते हैं, और जब इसका यूज आएगा ना, जहां अपने को इसका यूज करना होगा वहां मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि 11th-12th के सिलेबस में इसका कहीं यूज नहीं है, तो इसको यहाँ कवर करने की आवश्यकता नहीं है। जहां इसकी आवश्यकता होगी वहां हम आपको इसका डिटेल डिस्कशन है वहां पर कर लेंगे, ओके। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के बाद क्या आती है, एक सिलेंड्रिकल भी आता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है, बेलनाकार निर्देशांक। ये इसमें क्या हो जाएगा, एस फाई जेड, एस कैप यूनिट वेक्टर बता रहा हूं, फाई कैप और जेड कैप। उसके बाद आता है कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखो कौन से हैं अपने पास। मान लो ये आपके पास कोई वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, और ये बना रहा है थीटा कोण, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ओके। इसको इतना ही कर दो, इसको इतना लंबा मत करो, या करो तो मतलब इस तरीके से करना है इसको, ये पूरा कवर रहे, इसको मिटाओ पूरा ही, दोबारा लिख देता हूं इस तरीके से। देखो ये आपके पास थीटा कोण पे है, ठीक है, और इस तरीके से ये यहाँ समकोण बना हुआ ऐसे मान लो, और ये आपके पास ए वेक्टर है ये वाला, ठीक है, और ये आपके पास मान लो एक्स एक्सिस मान लो, और ये आपके पास कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स और ये हो जाएगा ए वाई। जो आप ए वाई लिखोगे वो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, तो ए एक्स क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए एक्स बराबर ए का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, और ए वाई क्या हो गया, ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, क्योंकि ये क्या है, बेस कंपोनेंट है। कौन सा है, बेस कंपोनेंट, और ये क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ओके। और इसके जो दोनों कंपोनेंट है ए एक्स ए वाई, तो सिंपल सी बात है, जो ए का मैग्नीट्यूड है वो कंपोनेंट से जुड़ के मिलेगा, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये चीज क्या है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ये सेम ही चीज है ए एक्स और ए वाई प्लस 2ab ए एक्स ए वाई कोस थीटा। देखो ए एक्स और ए वाई के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो कोस नंबर कितना होगा, 0 होगा, तो इसलिए सिंपली क्या हो गया, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। इसके बाद आता है एक कॉन्सेप्ट और आता है अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिर इसको कह दो आप साम्यावस्था का नियम। साम्यावस्था का नियम क्या कहता है, किसी पॉइंट के ऊपर साम्यावस्था है, अगर बलों की साम्यावस्था किसी पॉइंट के ऊपर काम कर रही है ना, तो जो जितने बल उस पॉइंट के ऊपर लग रहे हैं वेक्टर के अंदर, उसका योग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है, समेशन ऑफ ए वेक्टर बराबर 0, मतलब एक पॉइंट के ऊपर जितने बल लग रहे हैं तो उसका कुल योग हमेशा कितना होगा, 0 होगा, अगर वो पॉइंट या जो वस्तु है वो किसमें है, साम्यावस्था में है।
ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है पोजीशन वेक्टर। ये मैंने आपको चलो बता तो दिया, फिर भी दोबारा बताता हूं। पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, सिंपल सी बात, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स है, वाई है, जेड है, कोई पॉइंट है, उसके निर्देशांक कैसे लिखे जाएंगे, एक्स वाई जेड लिखे जाएंगे। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर होगा वो कैसे लिखा जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। ओके, और इसके लिए एक यहाँ पे एक चीज और देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या कह लो विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश। एक पॉइंट आपके पास x1 x2 x3 नहीं, एक पॉइंट है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या x2 y2 और z2। ये p पॉइंट है, ये q पॉइंट है। तो आप जो ये p है ये q है, तो इसको जो वेक्टर लिखोगे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर p q वेक्टर लिखोगे, ये कैसे होगा, ये आएगा q के कोऑर्डिनेट माइनस p के कोऑर्डिनेट, ये आप कह सकते हो q के पोजीशन कोऑर्डिनेट माइनस p के पोजीशन कोऑर्डिनेट। तो q2 माइनस q1 मतलब q माइनस का p के, तो क्या हो जाएगा, x वाले कटेंगे, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के वेक्टर। ओके, इसके बाद अपने पास जो है, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये बस फॉर्मेलिटी है, कोई इसके अंदर कोई सेंस वाली बात नहीं है, एक ऐसे लिखो वैसे लिखो, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सदिश का गुणन। सदिश का जो गुणन है आपके पास, सदिश कितने प्रकार के होते हैं, नहीं, राशि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, स्केलर और वेक्टर। इसी तरीके से प्रोडक्ट जो है वो भी दो प्रकार का होता है, कैसा कैसा, एक होता है स्केलर अदिश गुणनफल, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणनफल, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तुम्हारे पास सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल नाम क्यों पड़ा, स्केलर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि जो फाइनली राशि मिलेगी, फाइनली जो क्वांटिटी मिलेगी आपको, फाइनली जो क्वांटिटी मिलेगी फाइनल के अंदर गुणा गुणा करने के बाद, प्रोडक्ट करने के बाद, वो कैसे आएगी, इसमें स्केलर आएगी, इसमें कैसे आएगी, वेक्टर आएगी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं चीजों को। तो पहला पॉइंट अपने पास यहाँ पे क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपके पास मान लो कोई दो वेक्टर है, ये पहला वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों का अदिश गुणनफल करना है, तो ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जो अदिश गुणनफल है, स्केलर प्रोडक्ट है, उसको डॉट्स प्रोडक्ट से शो करते हैं, तो ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, इधर बी का मैग्नीट्यूड और इधर कोस थीटा, जहां पे थीटा क्या दोनों के बीच का एंगल है। बस ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। लिखने का एक तरीका और हो सकता है, क्या, अगर जो आपका ए वेक्टर है इसको आप लिख रहे हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इसी तरीके से आप बी वेक्टर को लिख रहे हो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट कर दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट करो, क्या आएगा, ये ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, समझ रहे हो ना, जे का जे वाले के साथ, आई का आई वाले के साथ, प्लस ए जेड बी जेड। ओके, ये आपके पास रहेगा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर सॉरी क्या बोलते हैं, वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट रहेगा। अब यहां पे आते हैं, क्या, सेम का सेम के साथ जब भी करोगे, सेम का सेम के साथ करोगे, वो हमेशा कितना आएगा, जैसे देखो मान लो आप सेम का सेम के साथ कर रहे हो, ठीक है, तो क्या आएगा, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, सेम का सेम के साथ एंगल कितना होता है, कोस जीरो, तो हमेशा कितना आएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर मान लो ये डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई कैप डॉट आई कैप, तो ये क्या आता है, आई कैप का स्क्वायर, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जिसका मापांक कितना है, एक, तो ये कितना आएगा, एक, मतलब आई कैप का आई कैप के साथ कितना आएगा डॉट प्रोडक्ट, एक। यही सेम इनके साथ है, जे डॉट जे, या फिर कह दो के डॉट के। पर एक चीज देखो, जब आप आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये क्या आएगा, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। कोस थीटा क्या है, आई और जे के बीच में एंगल, एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना होता है, 90 होता है, तो कोस 90 कितना होता है, 0। तो जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट होगा किसका, आई जे का हो, चाहे जे के का हो और चाहे के आई का हो, ये डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कोस क्या है, 90 है, कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, इसके अलावा अपने चलें आगे, तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हो, क्या, कि जो आपने जो ए का मैग्नीट्यूड लिखा है इसको आप क्या लिखोगे, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और बी वाला और रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस
बी जेड स्क्वायर, और साथ में आपके यहाँ पे कोस थीटा तो है ही। ओके ठीक है जी। इसके बाद क्या आता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है सिंपली। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है अपने पास वो है, इसमें एक ट्रिक बताऊंगा आपको, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ठीक है, इसको आप लिखो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। इसे कैसे लिखते हैं, देखो इसे कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ऑन बी है ना, यहां ऑन बी है और यहां पर प्रक्षेप है, यहां क्या है ऑन बी और यहां क्या है पर प्रक्षेप जो है, तो इसे कैसे लिखेंगे, जिसके पर है ना, जिसके ऊपर है ऑन, जिसके पहले है वो क्या आएगा, हमेशा डॉट में आएगा, और जो पहले वाला है वो वेक्टर में आएगा। तो ये क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप। इसे कैसे लिखोगे, बी पर प्रक्षेप है ना, तो ए वेक्टर डॉट बी कैप। अब जो डॉट है उसको कैसे लिखते हो, बी वेक्टर बटा बी का मैग्नीट्यूड, बस। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, ए बी कोस थीटा बटा क्या है बी, तो बी से बी गया, ये क्या बचेगा ए कोस थीटा। कहने का मतलब ये क्या है, ये है बी की डायरेक्शन के अंदर ए का कौन सा पार्ट है। ठीक है, ये आपके पास जो स्केलर प्रोडक्ट था वो पूरा हो गया। इसके लास्ट में एक प्रॉपर्टी और देख लो, जो ए डॉट बी है वो क्या होता है, बी डॉट ए के बराबर होता है। इसके बाद अपने पास आता है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट सदिश गुणनफल। क्या आता है, सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल है तो देखो सदिश गुणनफल क्या होगा, सदिश गुणनफल वही बात, ए वेक्टर को अगर कैसे लिखा हो, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और यहाँ बी वेक्टर बराबर हो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप हो, तो क्या करो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे। पहले क्या कराया था, डॉट प्रोडक्ट, अब क्या करा रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये कैसे होगा, इसको लिख तो ऐसे भी सकते हो, आई बी एक्स जे प्लस सी, नहीं 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 ए एक्स, तो ये आएगा ए वाई, ये आएगा ए जेड के कैप, क्रॉस यहाँ आ जाएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के कैप। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कराओगे, दो तरीके होते हैं, दो तरीके क्या होते हैं, कराओ सारणिक बना के। तो यहाँ आ जाएगा आई, यहाँ आ जाएगा जे, यहाँ आ जाएगा के, यहाँ आ जाएगा ए एक्स, यहाँ आ जाएगा ए वाई, यहाँ आ जाएगा ए जेड, यहाँ आ जाएगा बी एक्स, यहाँ आ जाएगा बी वाई, यहाँ आ जाएगा बी जेड। ये क्या है, सारणिक बन के इसको सोल्व करते हैं। जो डब्बा बनाया है बड़ा सारा, इसको कहते हैं सारणी। क्या बोलते हैं, सारणी क्या, डिटर्मिनेट। ओके, डिटर्मिनेट बोलते हैं इसको। और एक तरीका और भी है, जो ए वेक्टर जो असली चीज है, ठीक है, जो मेन चीज है इस टॉपिक की, वो क्या है, ए क्रॉस बी को कैसे लिखते हैं, ए का मापांक गुणा बी का मापांक गुणा साइन थीटा और गुणा एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप कौन सी दिशा के अंदर है, ए क्रॉस बी की दिशा। समझ रहे हो ना, अगर ए इस दिशा में है, ए इस दिशा में है, बी इस दिशा में है, तो ए क्रॉस बी, तो इस साइड के अंदर क्या आएगा, आपका एन कैप आएगा। समझ रहे हो ना, जो ए क्रॉस बी आएगा वो क्या आएगा, दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। ये ए है, ये बी है, तो ए से बी चलोगे तो राइट हैंड का जो अंगूठा जिस डायरेक्शन में इशारा करता है वो क्या आ जाएगा अपने पास, एन कैप आ जाएगा। ओके, अब मापांक ए को कैसे लिखते हो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। बी को कैसे लिखते हो, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ओके, इसके बाद अपने पास सिंपली सी बात है, एक और बता दूं तो देख लो, अगर मान लो आपके पास ये एक्स है, ये वाई कोऑर्डिनेट और ये जेड कोऑर्डिनेट एक्सेस है। ओके, अगर आपका ए इस दिशा में है और बी इस दिशा में है, तो इनका क्रॉस करो, एक्स क्रॉस वाई, तो क्या आएगा, जेड। तो तुम्हारा जो फाइनल एन कैप आएगा वो किसमें आएगा, जेड में आएगा। तो इसको याद करने का तरीका ऐसे भी रख सकते हो, आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा, के कैप आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये कैसे लिखोगे, आई का मापांक इंटू जे का मापांक। मापांक क्या है, एक एक इंटू क्या आएगा, लिख देता हूं चलो, आई का मापांक जे का मापांक और साइन थीटा एन कैप, इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है, जेड ही बचा, तो ये क्या आ जाएगा, के कैप। देखो साइन थीटा, एक्स और वाई के बीच कोण कितना है, 90, तो ये कितना होगा, साइन 90 1, और जे का मापांक 1, आई का मापांक 1, तो अपने पास जो आई क्रॉस जे है ये क्या हो जाएगा, के आ जाएगा। आई क्रॉस जे क्या होगा, के आ जाएगा। ओके, और तो क्या है, बस इसमें इतनी चीजें नहीं है, और भी चीज देखो, आई क्रॉस जे कितना आया, के। इसी तरीके से सर्कल घूमेगा, जे क्रॉस के कितना आएगा, आई, और के क्रॉस आई कितना आएगा, जे। ठीक है, उल्टा कर दो तो जे क्रॉस आई कर दो तो माइनस के, समझ रहे हो, के क्रॉस जे कर दोगे तो माइनस आई, और के क्रॉस आई क्रॉस के कर दोगे तो माइनस का जे।
ट्रिक बताता हूं, सर्कल घुमा दो, घुमा दिया, ये है आई, ये है जे, ये है के। सर्कल में चलोगे, आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे आएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा। उल्टा घूमोगे तो माइनस आएगा, आई क्रॉस जे करोगे तो माइनस जे, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के, और के क्रॉस जे करोगे तो माइनस का आई। ठीक है, सीधा घूमोगे जैसे मैंने घुमा रखा है सर्कल इस दिशा में, तो प्लस का आएगा, वरना क्या आएगा, माइनस आएगा। दिशा देखने का तरीका क्या है, राइट हैंड रूल यूज कर सकते हो, दाहिने हाथ का नियम, एक्स क्रॉस वाई तो जेड। ठीक है, तो यहां आप यूज कर सकते हो डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल आप यूज कर सकते हो। ओके, इसके बाद अपने पास आता है एन कैप कैसे निकाला जाए। तो आपको पता है ये जो फॉर्मूला है, ये आपके पास जो ये वाला फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे एन कैप क्या आ जाएगा, क्रॉस वाला ये वाला पार्ट इसके नीचे भेज दो, तो एन कैप क्या आ गया, एन कैप क्या आ गया, एन कैप आ गया अपने पास ए का मापांक गुणा ए का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटा ए का मापांक बी का मापांक और साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस करने का तरीका एक और भी है, बताया था आपको सारणिक वाला, ये देखो यहां मैंने लिखवा दिया आपको, ये जो टेबल बना रखी है ना, इसको क्या बोलते हैं, डिटरमिनेट मेथड। डिटरमिनेट मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट को, सारणिक तरीके से भी सोल्व कर सकते हो आप सदिश गुणनफल को, या फिर कह दो क्रॉस प्रोडक्ट को। ठीक है, बाकी मैंने सब लिखवाई दिया आपको। सारणिक सोल्व करने का तरीका भी बता दिया जाए, सारणिक सोल्व कैसे होगी, सारणिक सोल्व करने का तरीका आपको चलो बता ही देते हैं। ए क्रॉस बी बराबर क्या आ जाएगा, ए एक्स आई कैप, ना 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 ना, ए क्या है, ए एक्स आई कैप है। ठीक है, तो पहले क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स आएंगे, तो यहाँ आएगा आपके पास आई कैप, यहाँ आएगा जे कैप, यहाँ आएगा के कैप। अब ए के साथ जो थे ए एक्स ए वाई ए जेड, यहाँ आ जाएगा बी एक्स बी वाई बी जेड। ओके, सोल्व कैसे करेंगे, आई इसको करोगे ना तो बाकी इसको ढक दो, इसको और इसको ढक दो, ये क्या आएगा, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस का, अब इसका बी वाई ए जेड। अब जे जब लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा बीच में, बस ध्यान रखना, जे क्या आएगा, माइनस आएगा, ये तो क्या होगा, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, बीच में क्या है, माइनस, ध्यान रखना। ठीक है ना, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड प्लस के कैप क्या होगा, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। ओके, ये क्या हो गया, आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब क्या आता है, प्रॉपर्टीज। क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो काफी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां आपने लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज लिख दो, हिंदी में लिख दो तो गुण लिख दो। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगी आपके पास, पहली तो क्या हो जाएगी, जो ए क्रॉस बी होता है वो क्या होगा, माइनस बी क्रॉस ए होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी के नाम पे आपने क्या लिख दो, ए क्रॉस बी बराबर क्या है, ए का मापांक बी का मापांक साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ पे 3 केस बना दो, थीटा 0 हो सकता है या 180 होगा, और थीटा कितना हो सकता है, 90 हो सकता है, या थीटा कितना हो सकता है, 270 हो सकता है। तो थीटा 0 और 180 होगा, तो साइन 0 और साइन 180 कितना होता है, 0। तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, 0। थीटा 90 है तो साइन 90 1, तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी बराबर ए का मापांक बी का मापांक और एन कैप। थीटा 270 है तो ए क्रॉस बी बराबर आ जाएगा ए का मापांक बी का मापांक साइन 270, मतलब नेगेटिव आएगा, तो क्या आएगा, माइनस का, इधर क्या है आपके पास एन कैप। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी आती है बैक कैप रूल, ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो तो। ठीक है, जब ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट हो तो क्या आएगा, बैक कैप बी ए सी, बैक माइनस का कैप, बैक कैप रूल कहते हैं इसको। ठीक है, और एक क्या है अपने पास, ये देखो डॉट प्रोडक्ट जो थे ना, तो वो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए था, जबकि यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, ये क्या है, विपरीत है, ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, तीसरी आती है अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, ए क्रॉस बी प्लस सी है ना, ए क्रॉस बी प्लस सी है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी।
ओके, एक आती है, ये क्या थी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक आती है अपने पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साचर्यता का नियम। साचर्यता का नियम क्या कहता है, साचर्यता का नियम ये कहता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी रहेगा, दोनों इक्वल हैं नहीं, तो ब्रैकेट यहां लगा दो, इसमें यहां लगा दो, ठीक है ना, ब्रैकेट कहां है फर्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना। बाकी साइन थीटा निकालना हो तो एक तरीका और भी है, क्या है देखो, ए क्रॉस बी क्या था, ए का मापांक, बी का मापांक, साइन थीटा एन कैप। जो एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, किसके डायरेक्शन में, ए क्रॉस बी के, यूनिट वेक्टर है तो मापांक ले लो दोनों तरफ, क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी, इसका तो पहले से मापांक है, इसका पहले से मापांक है, साइन थीटा का क्या आ जाएगा, मापांक आ जाएगा, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मापांक कितना होता है, 1 होता है, तो इसको छोड़ देंगे, तो यहां से साइन थीटा निकालो, कितना आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटा ए का मापांक और बी का मापांक। ओके, इसके बाद आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या कहता है भाई, पैरेललोग्राम, मेरे को इसका नाम है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन ढंग से आता नहीं है, पैरेललोग्राम ही बोलता हूं इसको, इस स्पेलिंग याद करने के तरीके से। जो पैरेललोग्राम, इसमें क्या होता है, ये आपके पास बी वेक्टर है, ये आपके पास ए वेक्टर है, ओके, तो ये फिर से ये हो गया और ये बी हो गया। इसका एरिया निकालना हो तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई, यही तो होता है, और मतलब आधार गुणा ऊंचाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 त्रिभुज है, अगर बी से बांटो तो देखो 2 त्रिभुज है, तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर की, ये क्या है, एरिया ऑफ दिस, ठीक है, आपको इसको जो भी बोला है इसका एरिया। एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दोनों के विपरीत में, एक इधर है एक इधर है, तो इससे इधर लाओगे तो ऊपर की तरफ, ठीक है ना, बाहर की तरफ, स्क्रीन से बाहर की तरफ है। दूसरा क्या है अपने पास, ट्राइंगल हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार तो है नहीं, तो ए क्रॉस बी वेक्टर कर दो, उसका क्या निकाल दो, हाफ निकाल दो आप, वो क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। इसी के साथ आपका जो वेक्टर चैप्टर है वो फिनिश होता है यहीं पे, ठीक है, और इसके अंदर अभी अपने इतना ही पढ़ेंगे, इसको मैं एडिट करके अपलोड कर दूंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ लेंगे, शायद 2-3 छोटे लेक्चर आए, पर उसके जितना जल्दी कंटेंट अपलोड हो पाएगा उतना जल्दी मैं कंटेंट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक ये लेक्चर देखिए, इसको एंजॉय कीजिए, कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। मैंने एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स के लिए, एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स जो है उसके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया है टेलीग्राम के ऊपर, जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हो, और मैं थोड़ा सा टेस्ट सीरीज का प्लान कर रहा हूँ, शायद मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च करूँ, ठीक है, मिनिमल प्राइस के अंदर, तो उसका भी वहां पे आपको कुछ कुछ रिव्यू मिल जाएगा, आपके सजेशन लेने हैं मुझे कि कैसे करेंगे टेस्ट सीरीज, क्या करेंगे, तो उसके बारे में वो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। मेरा काम नहीं है इस कंटेंट को शेयर करना, सपोर्ट करना आपका काम है, मेरा काम है कंटेंट की क्वालिटी मेंटेन करना और कंसिस्टेंटली कंटेंट अपलोड करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर में अपने क्या कवर करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट, उससे अगले लेक्चर के अंदर उसके वेक्टर के और यूनिट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन अपने फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय।